इस प्रॉब्लम में हमें दो ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का वेट आपको दिया है 2000 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट आपको दिया है 1000 न्यूटन। और सारे सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू आपको दिया है 0.35। हमें वो पूछ रहा है कि यहाँ पे मिनिमम कितना पी फोर्स आप लगाएंगे नीचे वाले ब्लॉक पे, ताकि नीचे वाला ब्लॉक जस्ट लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाए। तो हमें इसमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी निकालना है जिसपे नीचे वाला ब्लॉक इस साइड मूव कर जाए। सेकंड, हमें टेंशन निकालना है, इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा। देखिए इसमें टेंशन क्यों आएगा, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर ऊपर वाला ब्लॉक बैठा हुआ है। जब नीचे वाला ब्लॉक आगे जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे की ओर जाना चाहेगा, लेकिन इधर ही वो रस्सी से बंधा हुआ है। रस्सी इसको क्या करेगी, आगे नहीं जाने देगी, तो रस्सी में क्या होगा, टेंशन होगा। और एक और चीज यहाँ पे क्लियर होती है, अगर नीचे वाला ब्लॉक इस साइड जाएगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का रिलेटिव मोशन इस साइड होगा। जरूर ऊपर वाला ब्लॉक अपनी जगह रुका रहेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव मोशन होगा वो इस साइड होगा। तो चलिए हम रस्सी में टेंशन और पी फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, दूसरा ये है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर वाले ब्लॉक का वेट लगा देंगे। ऊपर वाले ब्लॉक का वेट ऊपर वाले ब्लॉक के सीजी पर लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका वेट आपको दिया है 1000 न्यूटन। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए ये आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल रहा है नीचे वाले ब्लॉक के साथ, तो यहां पे आपका एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इसको हमने नाम दिया है R1। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि ऊपर वाले ब्लॉक का रिलेटिव मोशन किस साइड होगा। तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का रिलेटिव मोशन इस साइड होगा, नीचे वाला जब इस साइड जाएगा तो ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन इस साइड होगा। चूंकि ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन इस साइड हो रहा है, इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हम इस साइड बनाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम बनाएंगे। ये कितना लगेगा, ये आपका μr1 लगेगा। या आप इस तरीके से रट भी सकते हैं, जिस साइड नीचे वाला ब्लॉक जाता है ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है। नीचे वाला आपका इस साइड जा रहा है तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आप इसी साइड बनाएंगे। लॉजिक क्या है इसके पीछे, जब नीचे वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड जाएगा तो ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन राइट साइड होगा, इसलिए ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे एक रस्सी भी बनी है, रस्सी में क्या होगा, टेंशन होगा। रस्सी में हमेशा टेंशन आता है, कभी भी कंप्रेशन नहीं आता है। टेंशन का डायरेक्शन हम हमेशा दूर जाता हुआ बनाते हैं। किससे दूर जाता हुआ बनाते हैं, जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो इस पे एक टेंशन T लग रहा है, μr1 लग रहा है, R1 लग रहा है और 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये चारों फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखें तो इनके सिग्मा H और सिग्मा V इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए हम T के दो कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। T का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ये थीटा वाला साइड है, ये कॉस थीटा होगा, इसको आप लिखेंगे T cos 30। T का आपने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको आपने लिखा है T sin 30। अब T को आपने हटा दिया। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम किया तो T cos 30 को लिया और μr1 को लिया। अब हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो हम वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक आपका T sin 30 है, एक आपका R1 है जो ऊपर की ओर लग रहा है और एक इसका वेट है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो लग रहे हैं उनको मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे के डायरेक्शन में जो लग रहे हैं उनको निगेटिव ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके T की वैल्यू आ जाएगी 336.20 न्यूटन और इससे R1 की वैल्यू भी आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 881.89 न्यूटन। तो आपने ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस रस्सी में टेंशन T निकाल लिया, लेकिन हमें तो P भी निकालना है। चूंकि P नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो अब हमें नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा P निकालने के लिए। T निकालना है तो ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनेगा, P निकालना है तो नीचे वाले ब्लॉक का FBD बनेगा।
तो इसको मैं हटाता हूं। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए नीचे वाले ब्लॉक पे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब इन दोनों जगह रिएक्शन लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे खाली एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो आपने खाली यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया था। तो सबसे पहले नीचे वाले का एफबीडी बनाने के लिए हम इसका वेट लगा देते हैं। इसका वेट कहाँ लगेगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसका वेट आपको दिया है 2000 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे R1 फोर्स लगाया था, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक पे R1 फोर्स लगाएगा। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे वाले ने ऊपर पे R1 लगाया तो ऊपर वाला भी नीचे पे R1 फोर्स या R1 रिएक्शन लगाएगा। अब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी है, तो यहां पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या बोला है, इट इज R2। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 2 फोर्सेस लगते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है और सेकंड आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो आपने लगा दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स सोचना है। तो देखिए नीचे वाले ब्लॉक का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पी लगाएंगे तो वो इस साइड मूव करेगा। तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे जो लगेगा पीछे की ओर लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, ये μr1 लगेगा, और यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगेगा, कितना लगेगा, μr2 लगेगा। यहाँ पे μr2 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R2 है। यहाँ पे μr1 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R1 है। क्योंकि नीचे वाला इस साइड जा रहा है, इसलिए नीचे वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट साइड लगेगा। तो देखिए नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। अब हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करके। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो देखिए सिग्मा H इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नजर आ रहे हैं। ये P आपका हॉरिजॉन्टल है, μr1 आपका हॉरिजॉन्टल है, μr2 आपका हॉरिजॉन्टल है। इनका अलजेब्रिक सम आपने कर दिया। तो अब अपन क्या करेंगे, अब वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करके एक और इक्वेशन बना लेंगे। देखिए मैंने सिग्मा V को 0 किया। जब हम वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो खाली वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 3 वर्टिकल फोर्सेस नजर आ रहे हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, और नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को मैंने नेगेटिव ले लिया है, और इनका अलजेब्रिक सम इक्वल टू मैंने 0 कर दिया है। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2 इतना आ जाएगा, एंड यू विल आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ P आपका आ जाएगा 1282.32 न्यूटन।